हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेणुगोपालन साहब ने एक कोई 5-6 लाइनें लिखी यहाँ पे, और उन्होंने एक वर्ड लिखा फाइनेंशियल रूल्स। पहले तो पढ़ देता हूँ मैं। फाइनेंशियल रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट सच एज पेंशन रूल्स are capable of more interpretation than one. The court shall lean to the one favorable to the employee. Supreme Court in O.P. Gupta versus State of Rajasthan। एक केस हुआ O.P. गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उन्होंने कहा कि जो पेंशन रूल्स बनते हैं और उनके लिए जो फाइनेंशियल रूल्स बनाए जाते हैं, उन कोर्ट ने कहा कि फाइनेंशियल रूल्स का झुकाव एम्प्लॉय की तरफ होना चाहिए यदि दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं तो। ये केस एकदम फिट बैठता है सिंगला साहब वाले केस में। पेंशन रूल बने हुए हैं। अब आईबीए जिसको अथॉरिटी नहीं है ये कहने की ये फंड नहीं है, फंड नहीं है, ये थ्योरी गाता रहता है, लेकिन यह दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। पेंशन रूल लागू करते हैं और फंड नहीं है, तो भाई क्या किया जाए। अब इसका संवैधानिक दायित्व, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसियों का है। और जो पेंशन रूल्स बने हुए हैं, फाइनेंशियल रूल्स जो बने हुए हैं, वो एम्प्लॉय की तरफ झुकाव होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि कितना ही इंटरप्रेट कर लो, इसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, और ये फाइनेंशियल रूल्स जो बने हुए हैं इनका झुकाव कोर्ट के अनुसार एम्प्लॉय की तरफ होना चाहिए। अब पहले हम देख रहे हैं फाइनेंशियल होते क्या है। दोस्तों, किसी भी देश का, किसी भी घर का, किसी समाज का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस कहाँ से आएगा, कहाँ रखा जाएगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे उसका खर्चा होगा, कैसे उसका ऑडिट होगा, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे देश में इसका एक सिस्टम है। इस पूरे देश का सिस्टम नेशनल लेवल स्तर पर वो संवैधानिक दायित्वों से चलता है। इसकी जितनी भी रिसीट होती है टैक्सों से, वो सारी की सारी या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती हैं, एक कंटिजेंसी फंड होता है, एक पब्लिक फंड होता है। जनरली कंटिजेंसी फंड ऑफ, उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, और उसका देख रेख, उसका रख रखाव बैंकों में है, आरबीआई कर रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ खर्चा होना है, संसद लगी हुई है, स्टेट में विधानसभा सब लगी हुई हैं, समझे, और इसको खर्च कैसे करना है। अब खर्च करने के लिए जब बात है तो एक बात आती है कि भाई आपको एक नेशनल हाईवे बनाना है, और एक पेंशन रूल्स का मैटर आ गया। और नेशनल हाईवे तो इसलिए लेता क्योंकि वहां पर भी लोगों से संबंधित है, लेकिन फिर भी तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, तो जरूरी है कि सबसे पहले आर्टिकल 21 के तहत एम्प्लॉयज को देखा जाए। अब ये हमारा जो रेगुलेशन है, इसमें सुबह शाम तक चल रहा था फंड नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन जब इसके दो इंटरप्रेट होंगे तो पहले भी कहा गया था कि जो बेनिफिशियल एम्प्लॉयज के लिए वो होगा। दोस्तों, ये जो केस है सिंगला साहब वाला केस, इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैंने कंपाइल किया है मोहन साहब का, शुक्ला साहब का, रेगुलेशन का, सबको रेगुलेट इकट्ठा करके मैं ये बताने की कोशिश की है मैंने उसमें कि आईबीए का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आईबीए इवन फंड की बात कर भी नहीं सकता है, और इवन बैंक भी नहीं कर सकता है, और शायद ये लोगों के दिमाग से फंड थ्योरी खत्म ही हो जाएगी। इसके बाद वो वीडियो बनाऊंगा। खैर एनीवे, अब ये केस जो है सिंगला साहब वाला पेंशन अपडेशन केस, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये केस नहीं है, बल्कि ऐसा भूकंप है जो संवैधानिक इमारतों को हिलाकर रख देगा। क्योंकि यदि सिंगला साहब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का फेवरेबल फैसला नहीं आता है,
तो संवैधानिक ढांचा जो बना हुआ है, इमारत जो बनी है, हिलकर हो जाएगी। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 300 सब धाराशायी हो जाएंगी। और कहां का असर पड़ेगा? सिंगला केस की हार इस देश के संविधान द्वारा निर्मित लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, जहां कानून बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव जिन कानूनों को इंप्लीमेंट करता है, देश में प्रधानमंत्री, स्टेट में मुख्यमंत्री और उसके संबंधित जितने विभाग है वो, और जुडिशियल सिस्टम की हार होगी। क्योंकि अभी भी ये केस एग्जीक्यूटिव धरा रखा है, अभी भी ये केस जुडिशरी के पास है, और जुडिशरी भी गलती कर केस को हरा देती है। तो क्या क्या होता है? जहां संविधान और इसके प्रियम्बल में सजाए गए सुनहरे अपने केस की हार जीत का अपना अस्तित्व लिए हुए हैं। यदि ये केस हार जाते हैं तो इनका प्रियम्बल हार जाता है, संविधान हार जाता है, फंडामेंटल राइट हार जाते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे, हो सकता है रवि जैसे लोग नहीं समझ पा रहे हों। ये बहुत गहरी बातें हैं। मान मर्यादा सारी इस केस की हार जीत पर टिकी हुई है। एग्जीक्यूटिव चाहे सारे अंग, चाहे वो केंद्र मंत्री हो या राज्य के या उनके अधीन काम करने वाले, पर बैठे अधिकारी सभी इस हार जीत को या तो अपनी मर्यादा बचा लेंगे या अपनी मर्यादा भंग करा लेंगे। सारे जोर लगा रहे हैं। केस जीत गए तो समझो इन्होंने मर्यादा बचा ली, हार गए तो इनकी मर्यादा भंग हो गई, क्योंकि इन्होंने एक रेगुलेशन को सर्वनाश कर दिया, संविधान का ताक पर रख करके कर दिया, फंडामेंटल राइट का सर्वनाश कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान एग्जीक्यूटिव का तो कुछ नहीं होना है, वो तो पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और पार्लियामेंट कानून बना देती है। सबसे ज्यादा नुकसान यदि होगा तो जुडिशरी का होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र है। एग्जीक्यूटिव स्वतंत्र नहीं है, वो पार्टियों से बंधी हुई है। इवन पार्लियामेंट में जब काम होता है तो वो भी पार्टी पॉलिटिक्स होती है वहां भी। अब क्या होगा? सबसे ज्यादा नुकसान जुडिशरी को होगा। जुडिशरी के प्रति हमारा एक फेथ है, हमारे दृष्टिकोण, एक परसेप्शन है। क्या होगा? आर्टिकल 22 के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये इंडिपेंडेंट है, और प्रोटेक्टर ऑफ प्रियम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। विपरीत निर्णय अच्छी तरह पता है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, 14 का होगा और आपका 300 का होगा, यानी सर्वनाश। ओरल एससी के डीएस नकरा और केस में आर्टिकल इनका सबका हो जाएगा। अपने खुद के सिद्धांतों निर्णयों से फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के कैसे विचलित कर सकते हैं। अब सवाल यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णयों में, अपने ही जजमेंट में, अपने जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में ऐसे ऐसे निर्णय दे रखे हैं, उनके खिलाफ सिंगला केस की निर्णय कैसे दे सकते हैं? नकारा केस का उदाहरण ले लीजिए, ऑल जजेज का केस ले लीजिए, अभी ये बताया गुप्ता स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस ले लीजिए, कितने ही केस ले लीजिए। और दूसरा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का ही बनाया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल एक्टिविज्म का भी हथियार है। और एक केस जो बार बार वेणुगोपालन साहब उद्धरण करते हैं, केस नंबर 1123 2015 का, स्टेट ऑफ राजस्थान अदर्स वर्सेज महेंद्र सिंह, एक वो केस है। पता नहीं कितने भरे पड़े हुए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अपने ही आदर्श मूल सिद्धांतों पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट इसके विपरीत में फैसला कैसे दे सकता है। अब ये तो कोई तर्क नहीं है कि फाइनेंसेज की कमी, कोई तर्क नहीं है। मैं बताऊंगा इस वीडियो के बाद, ये शायद उसका भी बात करना भूल जाएंगे लोग बाग, क्योंकि अभी तक बातें नहीं आई ना सामने। जब बातें सामने आएंगी तब पता चलेगा कि यहां पर धन का तो कोई मैटर ही नहीं है। या केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल शॉर्टेज के, और इससे ये मुख नहीं मोड़ सकते।
इसी पर आधारित है सब कुछ। ये नहीं है फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो मोमोक्रेसी है। तो क्या डेमोक्रेसी को केस में हरा के मोमोक्रेसी बनाना चाहते हो? बेटर यही है, या तो फेवर का जजमेंट दे, नहीं केस को उठा करके सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दें, सारे केस सुलझ जाएंगे। बैंक का भी, LIC का भी, और जितने पड़े हुए हैं सारे सुलझ जाएंगे। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।